हेलो फ्रेंड्स, दाव्यान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। और हम लोग जो सांस लेते हैं और जो हमारे बॉडी के अंदर सांस जाता है और ये कहाँ कहाँ ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, किसके माध्यम से होता है, इन सारी बातों को आज हम पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आइए देखते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है और इसका शुरुआत कैसे होता है। आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो सांस लेते हैं किसके थ्रू? नाक के थ्रू ये जाता है हमारे अंदर। तो अगर नाक की बात करें ना तो नाक के अंदर हमारा बाल होता है और एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे नाक के लेयर में होता है और उसका काम क्या है, जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे विषाणु कीटाणु ये हमारे अंदर जाता है नाक के थ्रू। हम जब सांस लेते हैं तो उसको मारने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। म्यूकस का एक लेयर बना होता है हमारे नाक के अंदर, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। साथ ही बाल होते हैं हमारे नाक में जो उसको रोक के रख लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये जाता है श्वास नली से हमारे फेफड़ा के अंदर। ठीक है, हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे वहां पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो दोनों है श्वसन नली जो है, श्वास नली जो है और जो फूड पाइप है, दोनों एक साथ अटैच होता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है और सांस लेते हैं तो क्या सांस नली के थ्रू हवा अंदर जाता है। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं या वो मिक्सचर जो है वायु का, वो हमारे सांस नली के थ्रू अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, और एक बार हम फिर से देख लें कि यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, जहां से खाना जा रहा है अंदर और जहां से हवा जा रहा है अंदर, वहां पे एक स्विच लगा होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस को नियंत्रित हमारा ब्रेन करता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि खाना फूड पाइप में न जा करके ये विंड पाइप में चला जाता है। और क्या होता है, जब विंड पाइप में जाता है तो फेफड़ा इसको धक्का देता है खाना को, और हमको हिचकी आना शुरू हो जाता है। जब ये धक्का देगा तो ये खाना फिर से फूड पाइप में जाता है। जब हम लोग कुछ और काम कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं तो इस समय ऐसा होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ और काम कर रहा होता है, खाना हम लोग खा रहे होते हैं। सेम टाइम में ये चीज चला जाता है फूड पाइप, मतलब एपिग्लोटिस काम नहीं कर रहा होता है। एपिग्लोटिस का क्या काम है? सांस वाले नली में हवा को भेजेगा और जो खाना खाते हैं वो फूड पाइप में जाएगा, तब डाइजेशन आगे होता था। तो वही चीज यहाँ पे जाएगा हवा हमारे बॉडी के अंदर, वो जाएगा ट्रेकिया के अंतर्गत, इसको बोलते हैं श्वास नली के थ्रू अंदर जाता है। ये पाइप आपको दिख रहा होगा और इस पाइप को जोड़ के रखता है जो सी आकृति का है, इसको बोला जाता है हाइमीन कार्टिलेज। यह एक बहुत ही मतलब सिंपल टाइप का है, ज्यादा मजबूत हड्डी नहीं होता है, और ये इसको जोड़ के रखता है ताकि आपस में सिकुड़ ना जाए। अगर ये सिकुड़ जाएगा तो हवा अंदर नहीं जा पाएगा, हम लोग सांस ढंग से ले नहीं पाएंगे। उसके बाद ये दो भागों में आगे बढ़ जाता है, और ये जो भाग है हमारा इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई दो बट गया। ठीक है, आगे जा करके ये फेफड़ा में ये बढ़ जाता है जिसको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये दो भाग में बट रहा है, फिर आगे भी तीन भाग में बट गया या चार भी हो सकता है। और उसके बाद एक गुच्छा आपको दिखाई देगा, यह है वायु कोष्ठक। और जो हम लोग सांस लेते हैं ना वो वायु कोष्ठक में जाके जमा हो जाता है। कौन सा? वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर है, आपको पता होगा। वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन अगर बात करें, ऑक्सीजन है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह है 0.03%। क्या हमारे अंदर सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा है? नहीं, हमारे अंदर ये सारे चीजें, और नाइट्रोजन भी है, फिर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये तीनों जा रहा है। लेकिन हमको जरूरत सिर्फ ऑक्सीजन का है। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? हेमोग्लोबिन। जिसके बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा, वो ऑक्सीजन को ढंग से ले जाएगा और पूरे बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कौन? ऑक्सीजन। और ये लेता कहां से? ये आकर के ले जाता है आपको वायु कोष्ठक से। वायु कोष्ठक में आएगा, हेमोग्लोबिन ले जाएगा, उसके बाद हार्ट पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराता है, और हमारे एक एक सेल को ऑक्सीजन मिलता था नहीं। तो ये हवा यहीं जमा होता है, कहां पे? वायु कोष्ठक में। और वायु कोष्ठक में जमा होकर के फिर पूरे बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन लेकर के जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस वो लेकर के आता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग
कि ये जो अंदर जा रहा है और वो सर्कुलेट हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़े थे तो सेल चैप्टर में हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता था, मतलब हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता था। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन जाता है, हेमोग्लोबिन लेकर के ऑक्सीजन जाएगा, है ना, ऑक्सीजन देता था माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पे खाना बनाता है, मतलब पावर हाउस एनर्जी जनरेट करने का काम करता है, और CO2 रिलीज करता है, और CO2 रिलीज करता है, वो CO2 फिर से वापस आता है और हम फिर सांस नली के द्वारा फिर बाहर हम छोड़ देते हैं, जिसको बुलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब ये जो पूरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग सिर्फ सांस लेना नहीं है, सांस एक बार जब हम लिए और छोड़े, ये दोनों प्रक्रिया ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के अंतर्गत ये दोनों प्रक्रिया आता है, ठीक है। और ब्रीदिंग में हम बात करें तो 78% क्या नाइट्रोजन ले जाते हैं, ऑक्सीजन 28% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बट जब हम मतलब गया तो 0.03% है ना, लेकिन जब ये वापस आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है ना। हमारे बॉडी से जो माइटोकॉन्ड्रिया जो CO2 रिलीज कर रहा है, वो CO2 फिर हम श्वास के द्वारा बाहर निकालते हैं, उसका प्रतिशत हो जाता है 4, मतलब गया है 0.03, बहुत कम है, और आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा 4। ये बात आप लोग समझ गए। एक चीज और, डायफ्राम ई क्या काम करता है, जैसे हम लोग सांस लिए ना, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम क्या है, नीचे की ओर हो जाता है, अभी देख रहे होंगे ये कर्व बना हुआ है, ये नीचे की ओर हो जाता है और ये हवा अंदर जाता है, और जब हम लोग छोड़ते हैं सांस तो फिर ये ऊपर की ओर प्रेशर देता है और तब सांस छोड़ते हैं। कभी कभी सिचुएशन ये हो जाता है ना कि किसी का मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा घटना हुआ, कहीं चोट लग गया तो डायफ्राम डैमेज हो जाता है। अगर डायफ्राम डैमेज हो जाएगा तो हम लोग सांस छोड़ नहीं पाएंगे, उस समस्या में क्या मौत हो सकती है, मर जाता है आदमी। तो डायफ्राम का काफी उपयोग है, और ये क्या है, फेफड़ा के नीचे होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम अगर डिस्टर्ब हो गया, डायफ्राम टूट गया, है ना, काम करना बंद कर दिया, तो हम लोग सांस छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर देखते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भी होता है प्लस नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले सकते, ऑक्सीजन बहुत भारी होता है और हमारे फेफड़ा को डैमेज कर सकता है ना, तो इसीलिए उसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है। और ऐसे भी हम लोग को जो हैबिट है वो किस चीज़ का है, नाइट्रोजन 78% होता है जो हम लोग लेते हैं, तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ऐसे भी ले रहे हैं, और जो वहाँ सिलेंडर हमको मिलता है हॉस्पिटल में, वो जो है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन उसमें भी मिला होता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं तो वहां पे जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें क्या मिला होता है, तो उसमें होता है ऑक्सीजन और प्लस हीलियम, उसमें हीलियम मिलाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर नॉर्मल जो हम लोग हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन की कमी किसी को हो जाए तो उस समय सिलेंडर लगाया जाता है। अगर कोई गहराई में समुद्र के अंदर जा रहा है गोताखोर, ठीक है, तो वो हीलियम मिला के ले जाता है ऑक्सीजन के साथ, और तब हम सांस ले पाते हैं। O2 डायरेक्ट हम लोग को डाइजेस्ट नहीं होगा, चोट लग सकता है। जैसे हमारा जो बॉडी है उसके अंदर जो हड्डी बना हुआ है ऊपरी परत में देखेंगे तो क्या है, वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हार्ट पे कोई एक थप्पड़ जोर का मार देना आदमी मर जाएगा वहीं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऊपर के हिस्से में देखते हैं आप, हड्डी बना हुआ है ना, अगर चोट लगता है तो हड्डी बर्दाश्त कर जाता है, वहां तक पहुंचता ही नहीं है, नहीं, तो ये हड्डी जो है हम लोग को रक्षा प्रदान करता था। उसी तरह यहाँ पे देखें तो ये जो नाइट्रोजन है मिक्स किया हुआ, वो हम लोग को रक्षा प्रदान करता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन जाएगा, फेफड़ा डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग श्वास नली में देखें कि श्वास नली के थ्रू हम लोग को जा रहा था हमारे फेफड़े में, फेफड़ा से ऑक्सीजन ले जा रहा था हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में मौजूद होता है, और हेमोग्लोबिन के कारण हम लोग पढ़ चुके हैं कि रक्त का कलर यानी खून का कलर लाल होता है। तो आज भर इतना ही, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने सारी चीजों को कवर किया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। बार बार हम बोलते हैं आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या हम लोग ब्लड पढ़ें तो ब्लड का क्या काम है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आपके एग्जाम के सिलेबस में अब देखिएगा तो लिखा रहता है कि सामान्य जानकारी यानी सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए।
ठीक है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो आज भर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।